नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है उसके द्वारा नागरिक शास्त्र विषय में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा निकाली गई है। चूँकि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश के इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए ये भर्ती निकाली है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो भर्ती परीक्षा निकाली है, आप सबका उद्देश्य है कि हमें इस एग्ज़ाम को पास करना है। और पास करने के लिए क्या करना होगा, मैं आज आपके साथ इस वीडियो में ये जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है इसके द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, इस सिलेबस पर चर्चा करने वाला हूँ कि किस तरह से इस सिलेबस को कवर करते हुए ऐसा प्रयास किया जाए कि इस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हो जाए। चूँकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक उचित रणनीति का निर्माण करना। उचित रणनीति का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, मैं सिलेबस पर अभी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये पाठ्यक्रम प्रवक्ता और नागरिक शास्त्र विषय का जारी किया गया है। पाठ्यक्रम क्या है? ये टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, और राजनीतिक सिद्धांत में आपको किन किन बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करना है, लेकिन अध्ययन किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, तो देखिए इस पे बात करते हैं। जब भी किसी भर्ती आयोग के द्वारा कोई भर्ती निकाली जाती है तो सभी विद्यार्थियों का, सभी प्रतिभागियों का प्रयास होता है कि हमें ये एग्ज़ाम पास करनी है। चूँकि वर्तमान जो दौर है बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक दौर है, कंपटीशन का दौर है, और एक प्रॉपर मार्गदर्शन के अभाव में इन एग्ज़ाम्स को पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी भर्ती परीक्षा में लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और सेलेक्ट होने वाले या जो पोस्ट निकलती है वो मात्र कुछ सैकड़ों में या हज़ारों में निकलती है। कहने का मतलब जितने फॉर्म भरे जाते हैं उनके 1% भी विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं होते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं सीटें उसकी 1% या हम यूँ कह सकते हैं 0.01% भी सीटें बड़ी मुश्किल से होती हैं। चूँकि इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में इस एग्ज़ाम को किस प्रकार से पास किया जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस का पता नहीं होगा तो फिर एक सही दिशा में तैयारी नहीं की जा सकती। सिलेबस के आधार पर आपको किस दिशा में किन किन बिंदुओं पर तैयारी करनी है, इस बात का मार्गदर्शन मिल जाता है। फिर एक प्रॉब्लम आती है विद्यार्थियों की कि अक्सर जब मैं पढ़ाता हूं तो कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर जो सिलेबस में है क्या उसी में से आएगा, कहीं बाहर से तो नहीं आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह के जो भ्रम विद्यार्थियों में फैले हुए होते हैं या एक दुविधा की स्थिति में वो रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सिलेबस आपको कवर करना है। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया या सिलेबस के एक एक बिंदुओं को आपने एक अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, तो मैं मानता हूं कि आपके सिलेक्शन से कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको लगता ऐसा है कि ये प्रश्न सिलेबस से बाहर आया है, लेकिन वो प्रश्न कहीं ना कहीं उस सिलेबस से जुड़ा हुआ होता है। एक बार का एग्जाम्पल मुझे याद है, एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न यह था कि 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र किसने कहा। चूँकि जो सिलेबस उस एग्ज़ाम का था, उस सिलेबस में 1919 या 1935 के जो अधिनियम थे वो उस सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। तो जैसे ही एग्ज़ाम देकर के बाहर निकले विद्यार्थियों ने कहा कि ये जो क्वेश्चन आया था वो सिलेबस से बाहर आया है। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी मेरे को कहा कि ये सिलेबस से बाहर आ गया सर। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपके सिलेबस में थिंकर्स है और थिंकर्स में पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका शामिल है। तो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके सिलेबस में शामिल है थिंकर्स के रूप में,
तो जब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते हो तो 1935 के अधिनियम के ऊपर उन्होंने क्या टिप्पणी की थी, तो कहाँ ये सिलेबस से बाहर है। इसको हम सिलेबस से बाहर होने का आरोप नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इस तरह के जो दुविधापूर्ण स्थिति है उस दुविधापूर्ण स्थिति में नहीं पढ़ना है। बस केवल हमारे सामने जो सिलेबस के बिंदु है उन सिलेबस के बिंदुओं को यदि हमने कवर कर लिया और अच्छे से कवर कर लिया तो मैं मानता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। तो पहली बात आपका सिलेबस, और सिलेबस चूंकि आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया जा चुका है तो इसलिए स्थिति क्लियर हो चुकी है कि हमें किन किन बिंदुओं पर यानी किन किन टॉपिक्स के ऊपर अध्ययन करना है। अब सिलेबस के बाद में दूसरी बात आती है मार्गदर्शन। देखिए सिलेबस आपको मिल गया है, लेकिन अगर सिलेबस मिलने के बाद में एक प्रॉपर मार्गदर्शन आपके पास में नहीं है तो फिर आप एक उचित दिशा में या सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाएंगे। मार्गदर्शन कहाँ से मिलता है? क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लंबे समय तक मैंने बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं दी है और जो शुरुआती दौर था उसमें काफ़ी परीक्षाओं में असफल हुआ और बाद में सफलताओं का दौर भी बहुत लंबा था। तो कहने का मतलब यह है कि एक मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा और उस मार्गदर्शन को हमें किस प्रकार से काम में लेना है। अगर सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो किसी भी विषय की या किसी भी परीक्षा की तैयारी का 50% मैं मानता हूं कि 50% रास्ता अपने आप खुल जाता है। अक्सर हम करते क्या हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं और कई विद्यार्थी कहते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी देर तक पढ़ाई कर रहा हूँ, 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए और 10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चूँकि देखिए ये 6 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, ये बातें कोई मायना नहीं रखती है। मायना रखती है कि आपने किसी विषय का कितना गहनता से अध्ययन किया है, आपने किसी भी टॉपिक को या टॉपिक में शामिल अवधारणाओं को या किसी कॉन्सेप्ट को कितने अच्छी तरह से समझा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आपने उस विषय को, उस टॉपिक को समझ लिया है, उसके सार तत्व को समझ लिया है, उसकी बेसिक बातों को अपने माइंड में सेट कर लिया है, तो इसका मतलब आप ये कहें कि 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें कोई मायना नहीं रखते। बस बात इतनी है कि जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, चाहे कम समय के लिए पढ़े, लेकिन उसको अच्छी तरह से सोच समझ करके पढ़े। एक बात, हार्ड वर्क नहीं करना है, सॉफ्ट वर्क करना है। सॉफ्ट वर्क का मतलब यह है कि किसी भी टॉपिक में यह पता होना चाहिए कि मुझे इसमें से क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बातें पढ़नी है, या कहाँ कितना ध्यान देना है, या कौन सी चीज़ एग्जाम की दृष्टि से यानी एग्जाम ओरिएंटेड है। तो कहने का मतलब यह है, मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा सिलेबस पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो बिंदु हैं या किसी भी बिंदु के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर आपको किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है और कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। जब मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ तो उसी समय बता देता हूँ कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है, और जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है अगर आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से तैयार कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कोई भी पेपर आता है, मान लीजिए कोई पेपर है एग्जाम का और उसमें 100 प्रश्न आते हैं। अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए ज़रूरी है कि आप 20 प्रश्न उस पेपर में ऐसे तैयार कर लो, यानी ऐसे वाले 20 प्रश्न आप सोल्व कर दो जो उस प्रकृति के हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। कहने का मतलब देखिए 100 प्रश्न में से 40-50 प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल या इस तरह के होते हैं कि करीब करीब तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के वो प्रश्न सही हो जाते हैं। कम से कम 15-20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्न अक्सर या अधिकांशतः सभी जो कंपटीशन में भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं उन सब के गलत हो जाते हैं या उनको
उन प्रश्नों का कहीं अता पता नहीं चलता है। अब बात रहती है बीच के जो प्रश्न है, 20 से लेकर के 30 प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये ऐसी प्रकृति के हैं कि ये प्रश्न अगर आपने सही कर दिए तो वहाँ आपको लीड मिल जाती है, वहाँ आप कंपटीशन फाइट करने की स्थिति में आ जाती है। तो कहने का मतलब, आप किसी भी पेपर को सॉल्व करते हो तो उस समय आपको यह ध्यान में रखना है कि मुझे ऐसे प्रश्न जो मैंने तीसरी कैटेगरी में आपको बताए हैं, यानी एक तो बिल्कुल इजी प्रश्न होते हैं जो सब कर सकते हैं, दूसरे जिनका अता पता नहीं होता है, और तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपको मेरिट दिलवा सकते हैं, और वो प्रश्न आपको सोल्व करने होते हैं। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आजकल जो पेपर आ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कहीं की भी हो, अभी इन दिनों में और स्पेशली 5-7 वर्षों के अंदर जो पेपर आ रहे हैं, उन पेपर में 50% जो क्वेश्चन आते हैं वो 50% प्रश्न फैक्ट के ऊपर आधारित होते हैं, यानी तथ्यों के ऊपर आधारित होते हैं, और बाकी का लगभग 50% जो पेपर होता है वो अप्लाइड पेपर होता है। अब अप्लाइड पेपर क्या होता है? अप्लाइड पेपर को तभी स्टूडेंट सोल्व कर पाता है जब उसने प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक बिंदु का एक अच्छी तरह से विश्लेषण किया है, उसकी गहनता को समझा है, और अगर उसकी गहनता को समझा है तो ये जो अप्लाइड पेपर आता है, यानी 50% जो क्वेश्चन, लगभग जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, वो सही करने की दिशा में वो आगे बढ़ पाता है। ये जो 50% प्रश्न है ये सीधे सीधे इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं, और फैक्ट आपको याद करने होते हैं, फैक्ट आपको याद करने होते हैं, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने होते हैं। अगर इस तरह की रणनीति आप बना लो कि आप फैक्ट भी याद कर लो और फैक्ट के साथ साथ में किसी भी टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ लो, तो उस स्थिति में आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि ये जो फैक्ट वाले प्रश्न हैं ये आपको किसी गाइड में भी, या किसी नोट्स में भी, या आपको पुराने जो पेपर्स हैं, या कोई क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है, उस क्वेश्चन बैंक में भी आपको एज इट इज़ मिल सकते हैं। लेकिन ये जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको किसी गाइड में, किसी बुक में एज इट इज़ आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर पेपर की प्रकृति अलग अलग होती है, और अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं जो पहले किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में, मान लीजिए, या किसी भी चयन बोर्ड में नहीं पूछे हुए होते हैं, और वो प्रश्न तभी सही कर पाते हैं जब सिलेबस को समझ करके और उसके प्रत्येक बिंदु को समझ लिया जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पहली बात क्या है? पहली बात आपका पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम जब भी कोई भर्ती निकलती है उस भर्ती के कुछ समय बाद में जारी कर दिया जाता है। और देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब सिलेबस जारी किया जाता है तो सिलेबस और एग्ज़ाम, सिलेबस जारी करने की तिथि और एग्ज़ाम की तिथि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आपके पास में थोड़ा सा समय होता है, और अक्सर मान लीजिए मैक्सिमम जनरली 6 महीने का समय आप मान करके चलिए, और 6 महीने में इतना लंबा चौड़ा सिलेबस कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर जो मैं सॉफ्ट वर्क की बात कर रहा हूँ, उस सॉफ्ट वर्क को ध्यान में रखना है, यानी जो मेजर बातें हैं या जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको और अन्य गहनता से अध्ययन करना है, उसके लिए तो फिर आपको एक्स्ट्रा समय देना होगा। क्योंकि होता क्या है, कोई भी विद्यार्थी उसी समय जागरूक होता है जब भर्ती निकलती है, और भर्ती निकलने के बाद में भी वो सिलेबस का इंतज़ार करता है, और जब सिलेबस आ जाता है तो उसके पास में समय कम रहता है। अब चूँकि कम समय है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में बैठ कर के इसको फाइट करना है, तो उसके लिए फिर एक प्रॉपर रणनीति की आवश्यकता होती है। तो पहली बात हो गई आपके पाठ्यक्रम की, दूसरी बात हो गई एक उचित मार्गदर्शन आपको मिले, और तीसरी बात होती है आप रणनीति अपनाएं कि किस तरह से मैं एग्ज़ाम को पास कर सकता हूं। इसके लिए आपको क्या क्या, अब रणनीति में आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि पुराने पेपर सोल्व करने हैं,
और वो पुराने पेपर आपके कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी लोक सेवा आयोग या किसी भी चयन बोर्ड के हो सकते हैं, आपके नेट के पेपर हो सकते हैं, या किसी अदर स्टेट के या खुद के स्टेट के इस नागरिक शास्त्र से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम कहीं भी लगी है, तो पेपर सोल्व करने से क्या होता है, क्योंकि एक तरफ आप पढ़ाई कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, लेकिन अध्ययन करने के बाद में अगर आपने पेपर सोल्व किए हैं तो पेपर सोल्व करने से आपको अपनी वास्तविकता का पता चल जाता है और आपको इस बात का एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं या पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब पहली रणनीति आपको पुराने पेपर सोल्व करने हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है जब भी भर्ती निकलती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कौन सी किताब पढ़ें। और अक्सर मार्केट में बहुत सारी किताबें होती हैं और मार्केट में विद्यार्थी जाता है, वहाँ से किताबें उठा लाता है और किताबें समय कम होता है, चूँकि इतने कम समय में इतनी सारी किताबों की अगर वो एक बार रीडिंग भी करना चाहे तो वो भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है, उसको याद करना और समझना तो बहुत दूर की बात है। तो किताबें कौन सी होनी चाहिए, या तो किताबें ऐसी होनी चाहिए जो उच्च स्तरीय किताबें हों या जिनमें एक अच्छे तरीके से विश्लेषण करके समझाया गया हो। तो कहने का मतलब पुराने पेपर सोल्व करने हैं, अच्छी किताबों का अध्ययन करना है और इसके अलावा परीक्षा में एग्ज़ाम देते समय क्या रणनीति अपनानी है, इस बात को ध्यान में रखना है। अक्सर जब मैं पढ़ाता हूँ तो कई स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर कितने नंबर लाने हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। कौन सी एग्ज़ाम? कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करने के लिए है कि जैसे मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर है और विद्यार्थी पूछते हैं कि सर पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ था वो 70% पे हुआ था, तो अब की बार भी 70% पे या 75 पे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि कट ऑफ मार्क्स कितने जाते हैं। मान लीजिए आप इस 70 को आधार बना करके चल रहे हैं और सिलेक्शन तो आपका 90 पे होगा, या मान लीजिए 95 कट ऑफ जा रही है और आप तो 70 मान करके बैठे हैं, या फिर पेपर की प्रकृति ऐसी आई है कि हो सकता है आपका सिलेक्शन 40% पर ही हो जाए। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि इन सारी जो उलझनपूर्ण बातें हैं, इन बातों में आपको नहीं पढ़ना है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने फॉर्म लगे हैं, कितनी सीटें हैं, एक सीट के पीछे कितने फॉर्म हैं, कितने लोगों को सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें बस केवल मात्र तैयारी करनी है, और जिसने तैयारी कर ली, जिसने कर्म कर लिया, उसका सिलेक्शन पक्का है। और जो इन बातों में उलझा हुआ रहेगा वो उलझा हुआ ही रह जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इन सारी बातों को ध्यान में नहीं रखना है। बस कई बार क्या होता है, जैसे ही आपके सामने पेपर आता है, आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपके सामने पेपर आ गया, और एक्चुअल में हर स्टूडेंट की हैबिट होती है कि जैसे ही उसके हाथ में पेपर आएगा वो पेपर को खोल करके एक बार वो पूरे पेपर के प्रश्नों को सरसरी दृष्टि से देखता है। ये सारी बातें मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को करीब 18 साल का एक्सपीरियंस और बहुत सारी एग्ज़ाम्स मैंने दी है। तो हर स्टूडेंट्स की एक हैबिट होती है कि वो सबसे पहले उस पेपर को खोल करके देखता है कि इसमें कितने प्रश्न आए हैं या कैसे प्रश्न आए हैं, या जो मैंने याद किया है क्या वही आए हैं या दूसरे आ गए हैं। हर स्टूडेंट की हैबिट होती है। अब चूंकि होता क्या है कि मान लीजिए उस पेपर में ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक है जो उसने पढ़े नहीं हैं या उसको आते नहीं हैं, और जैसे ही उसको ये पेपर दिख जाएगा तो उसके माइंड में 2-3 बातें आ जाएगी, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं तो गया काम से। आपको ऐसा नहीं सोचना है। और मान लीजिए हो सकता है पेपर इतना अच्छा आया है, इजी पेपर आया है कि 100 में से आपको लगता है पेपर पन्ने बदलने पे कि भाई मैं इसके अंदर 70-80 प्रश्न 90 प्रश्न मेरे लगभग सही हो सकते हैं, जबकि पिछली बार तो कट ऑफ 70 ही गई थी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए 100 में से 90 प्रश्न सही कर दिए, और दूसरे वाले जो आपके कॉम्पिटिटर है अगर उन्होंने भी 90% सही कर दिए, उन्होंने 92 सही कर दिए, या सब ने ही इससे ज़्यादा सही कर दिए, तो
आप 90 करके आपने कौन सा तीर मार लिया। तो कहने का मतलब ये सारी बातें उस समय एग्जामिनेशन हॉल में आपको उलझना नहीं है, आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जो पेपर मेरे सामने आया है मैं उस पेपर में बहुत अच्छा से अच्छा करूं। अगर वो मान लीजिए बहुत ही पेपर ऐसा आया है कि बहुत ही कठिन पेपर है, तो मेरे को क्या करना है, इस कठिन पेपर में जितने प्रश्न मैं सोल्व कर सकता हूं, जितना मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, उतना बेस्ट दे करके मुझे अपना सिलेक्शन करवाना। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में आपको उस पेपर को बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझ करके एकाग्रचित होकर के उस पेपर को सोल्व करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है कि आप उस पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो कहने का मतलब इन सारी चीज़ों में आपको उलझना नहीं है। तो पहली बात आपका सिलेबस हो गया, दूसरी बात आपको उचित मार्गदर्शन हो गया, और वो उचित मार्गदर्शन अगर आपके पास में है, सिलेबस आपके पास में है और इसके अलावा एक प्रॉपर रणनीति आपके पास में है, और फिर आपको क्या करना है, चौथा काम आपको करना है। उसके लिए ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, ये तीसरी बात हो गई, और चौथा आपकी बात है कर्म। अगर आपने के पास में ये सारी चीज़ें भी है, पाठ्यक्रम भी है, मार्गदर्शन भी है, एक रणनीति का ज्ञान भी है, लेकिन यदि आपने कर्म नहीं किया तो फिर सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो आपको कर्म का मतलब आपको मेहनत करनी है, जैसा आपको मार्गदर्शन मिला है या जैसा आपने रणनीति बनाई है, उस रणनीति के अनुसार प्रतिदिन आपने जो टारगेट डिसाइड किया है कि मुझे हर दिन ये अपने टारगेट्स पूरे करने, अगर वो टारगेट आप समयबद्ध तरीके से पूरे करते हुए चले जाओगे तो मैं मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से पक्का है। अब देखिए बात करते हैं हम सिलेबस पर कि आपके जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है नागरिक शास्त्र विषय में और प्रवक्ता के पद पर भर्ती के लिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो। पहला जो आपका बिंदु है वो है आपका राजनीतिक सिद्धांत, और राजनीतिक सिद्धांत में आपको किन किन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करना है। राजनीति शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र और अध्ययन की पद्धतियाँ। अब देखिए इसके अंदर ये जो टॉपिक आपका दे रखा है राजनीति शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और अध्ययन पद्धतियाँ, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको राजनीति शास्त्र क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, आपके जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो अप्रोच है यानी परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं, कौन से विद्वान ने कौन सी परिभाषाएं दी है, इसके क्षेत्र को समझना है। और क्षेत्र को समझने के बाद में इसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं, कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां हैं, जैसे आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है, दार्शनिक अध्ययन पद्धति है, आनुभविक अध्ययन पद्धति है, और वो अध्ययन पद्धतियाँ क्या होती है और उनका प्रतिपादन किन किन विद्वानों ने किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। और साथ ही ये जो राजनीति शास्त्र की परिभाषा, विषय और क्षेत्र है, इसमें आपको परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों दृष्टिकोण देखने हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में आपको जो व्यवहारवाद है, आधुनिक राजनीति है, उस आधुनिक राजनीति की क्या विशेषताएं हैं, वो परंपरागत राजनीति से किस प्रकार से भिन्न है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि 1970 के बाद में राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति और क्षेत्र में बदलाव आया है, एक बदलाव जो हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में देखते हैं, दूसरा बदलाव हम 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद का बदलाव देखते हैं, और एक बदलाव 1970 के बाद में, यानी 70 के बाद में क्या हुआ था, राजनीति विज्ञान के नए नए क्षेत्रों को इसमें और शामिल कर लिया गया था। तो उन बदलावों को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। दूसरा आपका जो बिंदु है वो है राज्य। अब राज्य में आपको क्या क्या देखना है, राज्य की परिभाषा, तत्व, उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य शब्द कहाँ से निकल करके आया है, कौन सी भाषा से निकल करके आया है, अलग अलग विद्वानों ने राज्य की क्या क्या परिभाषाएं दी है, और उनमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी परिभाषा एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। जिनकी पूछी जाती रही है या पूछी जाती है उनको तो आपको अच्छे तरीके से याद करना है, और बाकी जो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, और अक्सर होता क्या है कि इतनी सारी परिभाषाओं को याद करना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो प्रमुख जो विद्वान हैं और जिनकी परिभाषाएं पूछी जाती है उनको तो आपको अच्छे से देख लेना है, और बाकी को सरसरी दृष्टि से आपको समझने की ज़रूरत है।
राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसमें आप जैसे देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, या फिर आप सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत हैं, शक्ति सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, और किसने किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति की बात कही है, पाश्चात्य दृष्टिकोण भी समझना है और भारतीय दृष्टिकोण भी यहाँ पर समझना है। राजनीतिक अवधारणाएं, और ये जो राजनीतिक अवधारणा है उनमें पहला है आपका संप्रभुता, और संप्रभुता के साथ ही जुड़ा हुआ है बहुलवाद। संप्रभुता जो राज्य को सर्वोच्च मानती है, बहुलवाद जो ये कहता है कि राज्य ही सर्वोच्च नहीं है बल्कि उस राज्य में उस राज्य के समान अन्य संस्थाएं भी है जो भी सर्वोच्च है। तो संप्रभुता का क्या मतलब है, और यहाँ विशेष रूप से आपको ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को ध्यान में रखना है। और फिर जो बहुलवादी जो विचारक है उन्होंने संप्रभुता की एकत्ववादी जो धारणा है उस धारणा का किस प्रकार से खंडन किया है, कौन कौन से बहुलवादी हैं और उन बहुलवादियों ने क्या क्या बातें कही है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा कानून, परिभाषा, स्रोत, कानून और नैतिकता। कानून और नैतिकता इन दोनों में क्या अंतर है? स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय। देखिए स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए बिंदु हैं और अक्सर इनमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ ये जो अवधारणा है, जैसे स्वतंत्रता की अवधारणा है, समानता की अवधारणा है, अधिकार और न्याय है, इनमें समझने की बातें बहुत ज़्यादा है। यानी अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है। जैसे आप मान लीजिए न्याय की बात कर रहे हैं, तो न्याय के बारे में आप शुरू करेंगे कहाँ से? प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या कहा, अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा, तो प्लेटो और अरस्तु से आप स्टार्ट करेंगे और आधुनिक काल में आकर के आप जैसे जॉन रॉल्स की बात करेंगे, हैं, माइकल वॉल्जर की बात करेंगे, नोजिक की बात करेंगे, तो इन्होंने न्याय के बारे में क्या क्या बातें कही है। तो कहने का मतलब यहाँ आपको न्याय भी समझ में आ जाएगा, प्लस न्याय के साथ साथ जो थिंकर्स वाला जो टॉपिक है उस थिंकर्स वाले टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, ये विचारधाराएं हैं। तो ये सारी जो विचारधाराएं हैं और कौन सी विचारधारा क्या कहती है, व्यक्तिवादी विचारधारा का मूल जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है, उदारवाद, उदारवाद के फिर अलग अलग परंपरागत उदारवादी, आधुनिक उदारवादी, और फिर आधुनिक उदारवाद के बाद में आगे चल करके आपको अध्ययन करना है समसामयिक उदारवाद, जिसमें स्वेच्छातंत्रवाद और समतावाद। स्वेच्छातंत्रवादी क्या कहना चाहते हैं, किसके क्या विचार है, और समतावादियों के क्या विचार है, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। वैज्ञानिक समाजवाद, अब वैज्ञानिक समाजवाद किसका है? कार्ल मार्क्स का समाजवाद है। तो कार्ल मार्क्स के अब यहीं से प्रश्न बन जाता है, समझने वाली बात है कि समाजवाद तो पहले से ही था, लेकिन कार्ल मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहते हैं? तो यहाँ आपको समझना होगा कि कार्ल मार्क्स ने न केवल समाजवादी दर्शन दिया था बल्कि समाजवाद किस प्रकार से आएगा, तो उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि क्रांति पूंजीपतियों के खिलाफ सर्वहारा वर्ग को क्रांति कर देनी चाहिए। लेकिन क्रांति वो क्यों करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि तुम क्रांति कर दो, लेकिन वो क्रांति के लिए कैसे तैयार होंगे? तो इसके लिए कार्ल मार्क्स ने पहले दर्शन बताया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, और फिर उन्होंने इतिहास की व्याख्या करके समझा दिया कि ऐसे ऐसे अवस्थाएं आई थी, हैं, और आगे भविष्य में क्रांति अवश्य होगी। तो पूरा का पूरा उन्होंने दर्शन बताया और दर्शन के साथ साथ में इतिहास की एक अनुभविक इम्पीरिकल जिसको हम बोलते हैं व्याख्या कर दी। तो ये जो व्याख्या की है और उस व्याख्या के आधार पर उन्होंने जो बताया है, इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहते हैं। प्रजातंत्र और अधिनायकवाद दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, इसके कौन कौन से रूप हैं, प्रजातंत्र की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, अधिनायकवाद के क्या क्या लक्षण हैं, और राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन में आपको देखना है कि दर्शन और विज्ञान इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझनी है। इसके बाद में आपके आ जाते हैं थिंकर्स, और थिंकर्स में आपके सिलेबस में है प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु दोनों यूनानी राजनीतिक चिंतन हैं। तो इनके प्लेटो और अरस्तु के जो विचार हैं वो यूनानी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं या तात्कालिक परिवेश से प्रभावित है। तो किस प्रकार के इनके विचार है, कौन कौन से सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों समझौतावादी विचारक हैं और इन तीनों ने यह बताया है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से
हुई है, ऐसा इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। अब तीनों के जो विचार है वो होब्स के विचार, लोक के विचार और रूसो के विचार। जैसे होब्स ने निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, निरंकुश राजा की बात कही है, लोक ने सीमित राजतंत्र की बात कही है, और रूसो जिन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात कही थी। तो इन तीनों के जो विचार थे वो किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रभावित थे, या इनके समय का जो तात्कालिक वातावरण था उस वातावरण से किस प्रकार से प्रभावित थे और किस प्रकार से इनके विचार बने, और उन विचारों के कारण से इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना है। मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा J.S. मिल, कार्ल मार्क्स। तो J.S. मिल, कार्ल मार्क्स जिनका वैज्ञानिक समाजवाद है, और इनके जो 4-5 सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर बात करनी है, इनकी पुस्तकों पर बात करनी है। लेनिन, माओ, तो लेनिन और माओ इन दोनों ये जो दोनों विचारक हैं इनके ऊपर कार्ल मार्क्स का प्रभाव था, या हम यूँ कह सकते हैं कि लेनिन ने जिस तरह से क्रांति की थी, साम्यवादी क्रांति 1917 में, माओ ने 1949 में चीन में क्रांति की थी। तो कार्ल मार्क्स से इन्होंने कौन कौन सी बातें ग्रहण की थी हैं, और कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था उसमें क्या इन्होंने बदलाव किया था, और फिर किस प्रकार से इन्होंने अपना नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब भारतीय राजनीतिक चिंतन में जब बात करते हैं तो मनु की, कौटिल्य की, तो मनु और कौटिल्य ये दोनों परंपरागत या प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। इसके बाद में गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनके जो राजनीतिक विचार हैं उन राजनीतिक विचारों को समझना है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सारी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है तुलनात्मक राजनीति। और तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसके प्रमुख तत्व क्या है, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, तुलनात्मक राजनीति की क्या समस्याएं हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की जब हम बात करते हैं इन तीनों में, तो हमें केवल यही नहीं पढ़ना है। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो उनमें आ रहे हैं कि इन तीनों की संरचना में वर्तमान में क्या बदलाव आ रहा है, इन तीनों के कार्य क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहा है। जैसे बात करते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, तो कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है? लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हो रहा है, व्यवस्थापिकाओं का पतन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। इसके बाद में आपके नौकरशाही के क्या क्या कार्य हैं, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था, नौकरशाही क्या काम करती है, नौकरशाही के ये रूप है प्रतिबद्धता एवं तटस्थता। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होती है और तटस्थ नौकरशाही क्या होती है। इसके अलावा जैसे निर्वाचन की विभिन्न पद्धतियाँ कौन कौन सी है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत भी यहाँ साथ में आपके शामिल हो जाते हैं। राजनीतिक दल, दल बदल और लोकमत, दबाव समूह। इसके अलावा उपयुक्त अवधारणाओं का अध्ययन, यानी ये जो अवधारणाएं हैं इन अवधारणाओं का अध्ययन करना है, लेकिन किसके संदर्भ में करना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन के विशेष संदर्भ में। यानी जैसे आप कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हो तो कार्यपालिका का अध्ययन करते समय आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन की कार्यपालिका की संरचना कैसी है, अमेरिका में, फ्रांस में और चीन में कार्यपालिका की संरचना किस प्रकार की है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी हर ये जो आपके जो 4 देशों का संविधान है, इन 4 देशों के संविधान को, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, और विशेष रूप से टॉपिक का नाम है तुलनात्मक राजनीति। तो तुलनात्मक राजनीति का मतलब है कि इन चारों देशों की इन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक अध्ययन कैसे करना है कि जैसे ब्रिटेन का जो उच्च सदन है उसकी तुलना अमेरिका के उच्च सदन से करनी है, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में करनी है। तो जब आप तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में क्या शक्तियाँ हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास में क्या शक्तियाँ हैं। ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को कंपेयर करना है अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से, और फिर आपको पता लगाना है कि फ्रांस में किस प्रकार से संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के यहाँ आपको कंपेरेटिव स्टडी के ऊपर जोर देना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको थ्योरी भी पढ़नी है प्लस प्रैक्टिकल भी पढ़ना है। कहने का मतलब पहले आपको थ्योरी पढ़नी है
और थ्योरी में पढ़ना है शक्ति संतुलन का सिद्धांत, सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित। इसके अलावा ये फिर आपका आ जाता है व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपके है शीत युद्ध। शीत युद्ध का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? कुछ लोग कहते हैं 1917 की जो सोवियत संघ की क्रांति हुई थी, आंद्रे और फोंटेन, वहाँ से मानते हैं, और बाकी चर्चिल के फुलटन भाषण जो 1946 में दिया गया था। तो ये सारी बातें यहाँ से शुरू करके आपको बीच में एक जो समय आ गया था जिसको कहते हैं तनाव शैथिल्य दितांत के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ शीत युद्ध कमज़ोर पड़ गया था 1963 से लेकर के 1979 यानी 63 से लेकर के 79 तक का जो समय था वो तनाव शैथिल्य का समय था। असंलग्नता आंदोलन जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में इसकी जो वर्तमान में प्रासंगिकता है, इस प्रासंगिकता को अवश्य ध्यान में रखना है, क्योंकि गुट तो खत्म हो चुके हैं लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन वर्तमान में भी बने हुए। इसके जो सम्मेलन है, कब कहाँ सम्मेलन हुआ और कौन से सम्मेलन में कौन सी बात रखी गई। जैसे आपको पता है कि अल्जीयर्स जो शिखर सम्मेलन था उसमें नियो की मांग रखी गई। तो ये भारत में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, वो सारी बातें आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट भी याद करने हैं और इसके प्रासंगिकता में इसको समझना है कि आज भी इसकी आवश्यकता क्यों बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन जिसमें आपको यूएनओ पढ़ना है, और यूएनओ में आपको ध्यान में देना यूएनओ की जो संरचनाएं हैं या इसके जो अंग हैं उनके बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में भारत का क्या योगदान है, यूएनओ की जो सहायक अभिकरण है वो कौन कौन से हैं, भारत को यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए तो क्यों बनाया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो आसियान और सार्क हैं दोनों संगठन, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का संगठन है आसियान, और सार्क दक्षिणी एशिया के देशों का संगठन है। कहाँ कब कब कौन कौन से सम्मेलन हुए और किस सम्मेलन में कौन सी बात कही गई, ये सारी आपको ध्यान में रखनी है। प्रमुख मुद्दे जैसे निशस्त्रीकरण एवं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का, कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, विकासशील देशों द्वारा उठाई गई एक मांग है, और वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर समझनी है। उत्तर दक्षिण वार्ता और दक्षिण दक्षिण वार्ता, उत्तर का मतलब है विकसित देश, दक्षिण का मतलब है विकासशील देश है। जब नियो की जो लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हुए या नियो की मांग पूरी नहीं हुई तो फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग को अपनाया गया। तृतीय विश्व क्या होता है, अवधारणा और समस्याएं। फिर आपको विदेश नीति पे ध्यान देना है। 4 देश यहाँ पर दे रखे हैं, भारत, अमेरिका, रूस और चीन, इनकी विदेश नीति और विदेश नीति की विशेषताएं हैं। विदेश नीति के जो निर्माता थे उन निर्माताओं ने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए। जैसे अमेरिका की हम विदेश नीति पढ़ते हैं तो ट्रूमन सिद्धांत की बात करते हैं, मार्शल योजना की बात करते हैं, निक्सन सिद्धांत की बात करते हैं, डोमिनो सिद्धांत की बात करते हैं। तो ये सिद्धांत क्या थे उनके बारे में। इसके बाद में आपका आ जाता है नागरिक शास्त्र का अगला जो बिंदु है वो है भारतीय लोक प्रशासन। तो भारतीय लोक प्रशासन का अध्ययन करना है, सिद्धांत और व्यवहार। इसके अलावा प्रशासकीय व्यवहार, निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, नेतृत्व के सिद्धांत, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, संगठन की संरचना। इसके अलावा कार्यपालिका सूत्र और स्टाफ अभिकरण क्या होते हैं, विभाग, निगम, स्वतंत्रता नियामकीय आयोग है, इनके बारे में। कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही, प्रशिक्षण, पदोन्नति है, प्रशासन में सच्चरित्र, उत्तरदायित्व, नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं, और उन साधनों में एक बजट को क्या माना है, एक अस्त्र के रूप में माना है। और प्रशासन के ऊपर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, और प्रशासन में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। प्रशासन में सुधार करने के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी, प्रशासनिक सुधार समिति, और वर्तमान में क्या प्रशासन में बदलाव देखे जा रहे हैं। इन सारे मतलब ये तो आपका सिलेबस है, और चूंकि हम इतने कम समय में बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकते तो एक बार तो इस सिलेबस को समझना है। फिर इस सिलेबस से संबंधित जो विषय सामग्री है उस विषय सामग्री को एकत्रित करके और फिर एक एक बिंदु को, जैसे आपको निर्णय, जैसे नेतृत्व पढ़ना है तो पहले नेतृत्व का टॉपिक कंप्लीट करें, उसके बाद में संप्रेषण क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है। तो एक एक बिंदु पर आप नियमित रूप से अगर अध्ययन करते रहेंगे तो मेरा मानना है कि आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैंने जो आपको 4 बात बताई है, पहला आपके पास में सिलेबस जो कि आपके पास आपकी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया जा चुका। अब सिलेबस के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है,
उसके बाद में एक प्रॉपर रणनीति की आवश्यकता है। आपको हार्ड वर्क की जगह सॉफ्ट वर्क करना है। कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको स्टडी करनी है। और इसके बाद में आप अगर नियमित रूप से इस तरह से कर्म करते चले जाएंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं जेनिथ के प्लेटफॉर्म पे विनोद गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। आपने फॉर्म भर दिया है, अच्छे से तैयारी करें और एक प्रॉपर रणनीति बना करके इसमें सेलेक्ट हो जाए। इसी के साथ आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।